नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, जो अक्सर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थान हैं, जैसे पहला है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है, और हड़प्पा। तो इनमें से कौन सा स्थान जो है सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो था क्या था, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ठीक है, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे वो किस लिपि में थे। तो तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आंसर दीजिए इसका। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी, अज्ञात थी, क्योंकि अभी तक इसको जो है पढ़ा ही नहीं जा सका। ठीक है, तो जो लिपि मिली थी वो कैसी थी, अज्ञात थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसकी जो खोज किए थे राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभहाल या दो मंजिला मकान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धान्यागार। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार था वो लगभग 45 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, तो जो स्नानागार था उसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी वो 11 मीटर और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई थी वो 7 मीटर के आसपास थी। ठीक है, तो स्नानागार और धान्यागार में कंफ्यूज ना हो आप लोग, तो धान्यागार ही क्या था, सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जो वैदिक आर्य थे वो अपने भोजन के रूप में क्या चीज़ ग्रहण करते थे, जौ और चावल, दूध और इसके उस उत्पाद, या चावल दालें, या सब्जियां और फल। ठीक है, तो जो वैदिक आर्य थे वो अपने भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते थे, दूध और इसके उत्पाद का ही प्रयोग ज़्यादातर वो करते थे। ठीक है, इसके उत्पाद का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। कौन इनमें निम्नलिखित में से कौन सा। ठीक है, तो सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था, या जई का, या राई का, या गेहूं का। तो सबसे पहले जो है किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे यव के नाम से भी पाया जाता है, जौ या यव, इन दोनों में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों ने सबसे पहले किसकी खोज किया गया था, तांबा, या चांदी, या सोना, या लोहा। किस चीज़ की खोज किया था वैदिक लोगों ने। तो वैदिक लोगों ने सबसे पहले किसकी खोज किया था, तांबे की खोज किया था। ठीक है, कुछ लोग जो है इसको अन्य नाम से भी मतलब जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अयस नाम भी जो है उल्लेखित हुआ है कहीं कहीं पे, जो जिसका अर्थ जो है
कुछ विद्वान तांबा, कांसा या लोहा से भी लगाते हैं, किंतु जो है ऋग्वैदिक आर्य लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से वेद शब्द का अर्थ कौन सा है? वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान या बुद्धिमत्ता या कुशलता या शक्ति? तो वेद का जो सही अर्थ क्या होता है? वो ज्ञान होता है, यानी वेद से ही हमको ज्ञान मिलता है। इससे हम ये मतलब संकेत लगा सकते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा? ज्ञान होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है? ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद त्रय के रूप में किसको जाना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, तो जात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु? महात्मा बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य से, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो थे, इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इनका जो संबंध था वो शाक्य वंश से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? परिषद ये आपको कहीं कहीं पे समिति के भी नाम से जो है मिलेगा। ठीक है ना, बौद्ध समितियाँ जो स्थापित की गई थी। ठीक है, तो क्या होगा? वैशाली, कश्मीर, राजगिरी या पाटलिपुत्र? ठीक है, तो क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। राजगिरी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? प्रथम जो बौद्ध समिति की आयोजना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में हुई थी। ठीक है, जो इसका आयोजन जो है मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में किया गया था, सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कौन सी गुफा में किया गया था? सप्तकर्णी गुफा। ठीक है, सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन माना जाता है? ठीक है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर को ही माना जाता है। ठीक है, तो जो भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे, या आदिनाथ को भी माना जाता है, और इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है ना, तो महावीर कौन से थे? ये 24वें तीर्थकर के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम है महावीर स्वामी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था? ऋषभ देव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर को किसको माना जाता है? ऋषभ देव को। वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी थे। ठीक है, लेकिन जो है पहले पहले जो उसके तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? ठीक है, तो उनको जो है मोक्ष कहाँ पे मिली थी? पावा में, या सारनाथ, वैशाली, श्रवणबेलगोला? ठीक है, तो कहाँ पे मिला था? पावा में। ठीक है, वर्धमान महावीर ने जो है मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो पावापुरी जो कहाँ पे है? बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक ना, कहाँ पे है? बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या अंग? तो जो जैन साहित्य है वो किस नाम से जाना जाता है? अंग नाम से जाना जाता है। इसको जो है आगम भी कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद हुआ था। ठीक है, यानी कि उसने जो अपनी नीतियाँ थी, प्रशासनिक राज्य चलाने की जो नीतियाँ थी, तो वो अपने उसकी जो मेन नीति क्या थी कि वो अपने राज्य को जो है, अपने राज्य की सीमाओं को चारों तरफ वो बढ़ाए जा रहा था। ठीक है, तो किस घटना के फलस्वरूप उसकी इस नीति में परिवर्तन हुआ था, तो वो कौन सी थी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार को देख करके उसका मन काफ़ी विचलित हुआ और उसने ये मन बना लिया कि अब वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म को उसने जो है अपना लिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो मौर्य राजा अशोक को ही जो है देवनाम प्रियदर्शी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके जो मौर्य के शिलालेख जो है उनमें कहीं कहीं पे इनका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी के रूप में मिला है, इसी आधार पर उनको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे। ठीक है, तो अशोक के ज़्यादातर शिलालेख जो किस में थे, ब्राह्मणी लिपि में ही थे। ठीक है, कुछ इसके जो शिलालेख थे वो खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं, जैसे शाहनवाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख जो थे वो किस में थे, खरोष्ठी लिपि में थे। ठीक है, लेकिन इसके मैक्सिमम जो अभिलेख थे वो किस में थे, ब्राह्मणी लिपि में ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था और कब किया था। ठीक है, तो दोनों चीज़ों यहाँ पे दिखाया गया है कि पहला ऑप्शन क्या, 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टाइबर, या 1825 चार्ल मेटकैफ, या 1837 जेम्स प्रिंसेप। तो यही ऑप्शन सही होगा। सर्वप्रथम जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को के बारे में मतलब उसको पढ़ा था, उसके अर्थ को बताया था। ठीक है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो शिलालेख के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, जो सभी किससे संबंधित हैं, अशोक से ही संबंधित है, तो इसलिए ये कहा जाएगा कि अशोक को ही जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे जो प्राचीन इतिहास से लिए गए हैं। ठीक है, तो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो, कुछ अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो हम जल्द से जल्द जो है आपको प्रोवाइड कर सकें। तो कल या परसों में ये अगली वीडियो इसकी आपको मिल जाएगी। देखिए, इसमें लगभग 20-20 क्वेश्चन हम रख रहे हैं, ताकि एक बार अगर आप शुरू करें तो 20 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। तो एक लक्ष्य बन जाएगा कि आप 20-20 क्वेश्चन डेली याद कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप 10-15 मिनट का समय निकाल करके 20-20 क्वेश्चन आप डेली याद कर रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ये धीरे धीरे आपको याद भी होते रहेंगे और कोई दिक्कतें नहीं है।